नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट वीडियो डालने के लिए। आज एक क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी त्रासदी आज के समय में क्या है। बहुत से लोग कहेंगे कि युद्ध का माहौल, यूक्रेन और रसिया। बहुत से लोग कहेंगे सारी दुनिया में भूखमरी, भ्रष्टाचार है, ये सब है। मगर मेरी नज़रों में इसका एक ही जवाब है। आज सबसे बड़ी त्रासदी है क्लाइमेट चेंज, मौसम का परिवर्तन होना। पूरी दुनिया के देश मिलकर क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली से ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम मनुष्य अपने वासस्थल को क्यों नष्ट करते जा रहे हैं? दो एक कहानियां छोटी छोटी सुनाऊंगे। हमारे देश में भी छोटे कुछ लोग हुए हैं, मुट्ठी भर से भी कम। जैसे एक नाम मेरे दिमाग में आता है, सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने चिपको आंदोलन के माध्यम से वृक्षों की रक्षा करने की बात की, मगर वो आंदोलन कहाँ गुम हो गया पता नहीं। आज भी पेड़ कट रहे हैं, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। कहता है कि हर 1 घंटे के अंदर कई फुटबॉल के मैदान के बराबर पेड़ कट जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं, चंद लोग जो कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण के लिए, वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक सज्जन है, एक फैमिली है, एक जोड़ा है, पेयर, मार्क ओवेंस एंड डेलिया ओवेंस। ये दो नौजवान थे 70 के दशक में, 70s के डिकेड में। ये जॉर्जिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वहां से जब ग्रेजुएट हुए, इन दोनों की मुलाकात जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में ही हुई। और जब दोनों की, डेलिया ओवेंस और मार्क ओवेंस की मुलाकात हुई, तो बात करने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि दोनों एक ही सपने को, एक ही ड्रीम को शेयर कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य एक समान ही है। और ये पता लगते ही उनमें मित्रता गाढ़ी हो गई और शॉर्टली उन्होंने मैरिज कर लिया, विवाह कर लिया। सपना क्या था उनका? उनका सपना था कि किसी भी तरह ये जो काला महादेश कहते हैं ना, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, किसी भी तरह सेव द वाइल्डनेस ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो वाइल्डनेस है उसे बचाना। विकास के दौर में अफ्रीका भी नष्ट होता जा रहा था, क्योंकि हो भी गया। इन्होंने मैरिज करने के बाद अपने पास जो भी सामान था इनका, ये हॉस्टल में जब रहते थे, क्या था, कुछ हाउस होल्ड सामान था, किचन का सामान था, एक बेड था, एक फ्रिज था, अलमीरा था, ऐसा ही कुछ था, टीवी था, रेडियो था। ये सारा सामान इन्होंने एक दिन एक छोटे से पिकअप में लोड किया और जॉर्जिया के कारखाने के गेट के पास लाकर उसे नीलाम कर दिया, ऑक्शन कर दिया, बेच दिया। मिला क्या इन्हें? इन्हें जो भी पैसा मिला उससे वन साइडेड टिकट मिला इनको, केन्या के नैरोबी का, अफ्रीका जाने के लिए। वन साइड टिकट, रिटर्न टिकट नहीं। ये यूएसए से केन्या के जाने का वन साइडेड टिकट लेकर और $6000 जो बचा इनके पास जेब में लेकर ये आराम से उड़ गए और केन्या उतरे। वहां इन्होंने सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, एक छोटा सा सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा, टेंट का सामान खरीदा। $6000 भी कम हो गया, $2500-3000 इनके पास बचा। वो लेकर ये सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके, परमिशन लेकर अफ्रीका के जंगलों में उतर गए। बोत्सवाना, कालाहारी डिजर्ट, आपने नाम सुना होगा, जिसे ग्रेट थ्रस्ट कहते हैं। हमेशा प्यासा ही रहता है वो डिजर्ट। पूरे साल में शायद चंद बारिश की बूंदें वहां गिरती है। उस कालाहारी डिजर्ट के डिश वैली में इन्होंने टेंट लगाया और 7 इयर्स, यूएसए के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के दो नौजवान 7 इयर्स टेंट में ब्लैक मैन लॉयंस के बीच में इन्होंने 7 साल काटा। किस लिए? पर्यावरण की रक्षा के लिए, वाइल्डनेस को बचाने के लिए, इस ग्लोब की रक्षा के लिए। जो इकोसिस्टम है उसकी जो पहली कड़ी है, जंगलों की रक्षा, उसके लिए रिसर्च करने के लिए कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा ये ग्लोब आने वाले दिन में भी इसी तरह सुरक्षित रहे। वहां ये काम करते रहे। कई कहानियां हैं इसमें। एक शेर को इन्होंने बचाया जो कई दिनों निष्क्रिय पड़ा था, उसके पंजों में कांटा चुभ गया था, सेप्टिक हो गया था, वो हिल डुल नहीं सकता था। इन्होंने उस शेर का कांटा निकाला, कीटाणुनाशक डालकर, जर्म्स खत्म करने वाली दवाइयां डालकर उसे स्वस्थ किया। उसके कान में कॉलर लगाया,
रेडियो कॉलर और उसे छोड़ दिया। बाद में उसका नाम दिया बोन्स। कुछ दिनों के बाद वो बोन्स मारा गया अवैध शिकारियों द्वारा। अब ये अवैध शिकारियों के खिलाफ भी इनका अभियान चला, रिसर्च इनका चलता रहा। इन्होंने वहां पर जो भूरा लकड़बग्गा था, वहां की भाषा में कहते हैं हाइना ब्रूनिया, यानी ब्राउन हाइना के ऊपर रिसर्च किया। कमाल की बात थी। इन्होंने देखा कि वो जो ब्राउन हाइना है उनकी सामाजिक जिंदगी कैसी है। वो सामूहिक मांद में ऐसे बच्चों का परवरिश करते हैं सब मिलकर, जिन बच्चों के माता पिता शिकार पर जाते हैं और वहीं शिकार होकर लौट कर नहीं आते। शाम को बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो दूसरे लकड़बग्गे उनका परवरिश करते हैं सामूहिक रूप से, जो हम इंसानों में भी नहीं है। ये सब इन्होंने देखा और 7 साल काम करने के बाद वहां से ये निकले। सरकारी सहायता के लिए इन्होंने काफी कोशिश की, कुछ मिली भी। इसके बाद ये 7 साल के बाद 1986 में जाम्बिया के में गए और नॉर्थ लुआंगवा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया। क्योंकि जाम्बिया के लुआंगवा इलाके में चंद सालों के भीतर 1 लाख एलिफेंट और ब्लैक राइनोसोरस मार डाले गए थे पोचर्स द्वारा, अवैध शिकारियों द्वारा। ये स्थिति थी। इन्होंने नॉर्थ लुआंगवा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट डेवलप किया और उसके माध्यम से ये 86 से 97 तक वहां रिसर्च करते रहे और वाइल्डनेस को प्रोटेक्ट करते रहे। एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसके माध्यम से उन अवैध पोचर्स को रोका जा सके, जानवरों की रक्षा हो सके, और ये काम भी किया। बाद में इन्होंने 97 में 86 to 97 ये वहां बिताए। वहां बिताने के बाद ये 97 में अमेरिका लौटे, यूएसए में 11 साल और 7 साल। क्या कहना है दोस्तों, अगर ये जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ये आराम से कोई अच्छी नौकरी करके यूएस में अपनी जिंदगी बिता सकते थे एक आम आदमी की तरह, शानदार जिंदगी। बट नहीं, इनका एक उद्देश्य था। इस धरती में, हम धरती ने हमें जन्म दिया है, हमें हवा देती है, पानी देती है, हमें सुरक्षा देती है, तो मेरा भी कर्तव्य है इसके प्रति, और ये निभाया मार्क ओवेंस एंड डालिया ओवेंस ने। इनकी पहली किताब द क्राई ऑफ कालाहारी, जिसमें टोटल एक्सपीरियंस है डिस वैली कालाहारी का, इनका पहला प्रोजेक्ट। मैं अपील करूंगा आप इसे जरूर पढ़ें, इस डिजिटल युग में नहीं, बुक के रूप में हार्ड कॉपी पढ़ें। इसके बाद जब इन्होंने नॉर्थ लुआंगवा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को डेवलप किया, वो सारा अनुभव इन्होंने लिखा है द आई ऑफ एलिफेंट। ये इनकी दूसरी बेस्ट सेलिंग किताब थी। और एक तीसरी किताब इन्होंने लिखी द सीक्रेट ऑफ सवानास। ये 3 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लाइमेट चेंज के युग में कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है पर्यावरण का, और इन किताबों का महत्व भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर इन किताबों को पढ़ें। इसके बाद ये अमेरिका चले आए। अमेरिका में भी इनकी कुछ ड्यूटी थी कि वहाँ के जंगलों में भी कुछ कंजर्वेशन वर्क था, और साथ ही साथ इन्होंने जो फील्ड वर्क अफ्रीका में किया था उसमें जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था उसको राइट अप करना था एज ए थीसिस, उसको डेवलप करके बड़ा करना था, जिस पर इन्हें बाद में डॉक्टरेट मिली। इसके बाद ये इनकी किताबें चलने के बाद ये इतने लोकप्रिय हुए कि कई जगह से इन्हें इनविटेशन मिला एज ए स्पीकर। कई जगह इन्हें प्रोग्राम के लिए लाया गया। एबीसी न्यूज ने इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया, 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री द टर्निंग पॉइंट। और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो आज हमारी टीवी में आता है, एक प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें नेशनल ज्योग्राफिक ने इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम लाया जिसका नाम था अफ्रीकन ओडिसी। स्पेशल प्रोग्राम था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस धरती को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस धरती को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इन बातों से मैं यही जताना चाहता हूं कि आज की त्रासदी से यदि हमें लड़ना है तो यूक्रेन युद्ध और रशियन युद्ध आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, ये भी कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। अगर हम कभी नष्ट होंगे तो उन डायनासोरस के रूप में नष्ट होंगे जो हठात खत्म हो गए थे, और वो इसलिए होगा कि हमारे यहाँ सबसे गंभीर त्रासदी है
क्लाइमेट चेंज का। सरकारें क्या कर रही हैं? बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रही हैं, सेमिनार कर रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वहाँ कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और उसके बाद कॉमन मैन को पता ही नहीं चलता कि उस रेजोल्यूशन पर काम हो भी रहा या नहीं। एक सुंदरलाल बहुगुणा पूरे हिंदुस्तान को नहीं बचा सकता दोस्तों। एक मेधा पाटकर अपनी लड़ाई लड़के बड़े बड़े बांधों को रोकने की कोशिश करके असफल हो गई। इसे यदि बचाना है तो जितने भी प्रगतिशील और अच्छे सोच के लोग हैं उन्हें एकजुट होकर इस धरती को बचाने के लिए काम करना चाहिए। ये मेरी अपील है। और दूसरी बात, आप क्राई ऑफ कालाहारी, द आई ऑफ एलिफेंट और द सीक्रेट ऑफ सवाना जरूर पढ़ें। ये आवश्यक है कि आज हर लोग मार्क और डेलिया ओवेंस को जाने। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। प्लीज़ कमेंट जरूर दें। थैंक यू।